आवाज दो, आवाज दो। जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की और एक स्कूल की, आपको तय करना कि आपका आने वाला जीवन कहां से सुरक्षित होगा। कितनी देर तक याद रखोगे इनकी बातों को? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? कल तो फिर आपको अंधविश्वास पाखंडवाद में जीना है। कल तो आपको फिर अपनी किस्मत के फैसले दूसरों से कराने हैं। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण अब इस देश में मिलना चाहिए। इसलिए अभी हमने मांग की है कि अति पिछड़ी जातियों को 27% से अलग, 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था सरकार कराए। इस सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिला के रहेंगे अपने लोगों को। इस सरकार को मेरी चुनौती है। वो पिछले दरवाजे से एक आंदोलन करवा रहे थे और आंदोलन क्या था कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, जैसे इनके बाप ने दिया था। लेकिन सबसे जरूरी मांग ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और हमारे लोग धर्म के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं साहब ये हमें जूते मार रहे हैं। भारत में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है जो आजाद भारत का संविधान है, जो इंसान को इंसान की पहचान देता, तो मैं आपसे कहने आया कि हम एक प्रयास कर रहे हैं संयुक्त रूप से कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा बने। इस भाईचारे की जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ये झगड़े कराएंगे, फसाद करेंगे, झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे। मेरे भोले भाले सीधे साधे समाज के लोगों, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, एकजुट हो जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो। क्या जयंती मना के रोक लोगे? क्या जय भीम का नारा लगा के रोक लोगे? जब तक आप जमीन पे समाज में भाईचारा पैदा नहीं करोगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में आपने बड़े बड़े रहनुमा चुने, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से दूर रहता हूँ कि ठीक है भाई, आपको अभी मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, अभी आपको उन रहनुमाओं पे भरोसा है तो मेरा साथ, अगर मैं गारंटी देता हूँ आपको, मांग पत्र उसको घोषणा पत्र बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे अगर आप हम लोग हमारा साथ दोगे तो। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूँ कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। साथियों, इस सरकार का हिसाब किताब सारा रखा हम लोगों ने। जिस दिन हम लोगों के हाथ में ताकत होगी, सरकार के लोगों का पूरा हिसाब किताब करेंगे, मेरा वादा आप लोगों से। हम लोग सबसे बड़ा धोखा महापुरुषों के साथ ये कर रहे हैं, हम उनको पूजते हैं। अभी हम संत गाडगे जी महाराज जी की जयंती मना रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि ऐ मेरे भारतवासी, मैं जहां भी मर जाऊं मेरी मूर्ति, मंदिर, मस्जिद मत बनाना। क्या उन्होंने कहा कि मुझे पूजना? जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत, जो ये आदेश देते हैं, दिशा दिखाते हैं और कहते हैं कि सुबह के समय 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर की और एक स्कूल की, आपको तय करना कि आपका आने वाला जीवन कहां से सुरक्षित होगा, आपको सम्मान स्वाभिमान कहां से मिलेगा, आपको अवसर कहां से मिलेंगे, आप आगे कहां से बढ़ोगे। उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग उनकी मूर्तियों पे बड़ी माला चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, पैर छूते हैं और घर को निकल जाते हैं। क्या ये अकेली मेरी लड़ाई? जब ये हमारी सबकी साझा लड़ाई है तो अकेला चंद्रशेखर आजाद संघर्ष क्यों करे? हर उस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा जो इस आजाद भारत में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है, और जो नहीं जीना चाहता वो मत करे संघर्ष। कि जो भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और आपका इतिहास ये है भारत में कि आप 4 से 5 हजार साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुल्म जात के अन्याय अत्याचार के शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने पे साथ दिया तो कब तरक्की हुई? जिस दिन आप खुल के साथ दोगे, आपकी सारी गुलामी की बेटियां जड़ से कट जाएंगी, मेरा वादा है आपको, इस मंच से कह रहा हूं बाराबंकी के। जब जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो,
चाहे आपने मामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जननायक कर्पूरी ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बी प्रजापति का साथ दिया हो, जब आपने मान्यवर काशीराम साहब का साथ दिया, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हुआ। रामेश्वर पवन जी कोई तोड़ नहीं है, पूरा जीवन संघर्ष में लुटा दिया, लेकिन हमारे यहाँ इज्जत पैसे वाले लोगों की होती है, पद वालों की होती है, गाड़ी घोड़े वालों की होती है, संघर्ष प्रतिभागी की इज्जत नहीं होती। अगर वास्तविकता में प्रतिभा की वो सम्मान होता तो रामेश्वर पवन जी वहां दिल्ली की संसद से दहाड़ रहे होते और इनका मुकाबला करने के लिए किसी की हैसियत नहीं होती, कोई जवाब नहीं दे पाता इनका। लेकिन आपको रामेश्वर पवन नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको पता है, मुझे नहीं बताना है। लक्ष्मण यादव जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया। हमारे साथी आर.एस. पटेल जी ने आपको जो सरदार सेना के अध्यक्ष है बड़ी विस्तार से सारी चीजें बताई, और मेरे भाई नीरज साहब ने भी आपको जो है अंधविश्वास पाखंडवाद पे सब कुछ बताया। कितनी देर तक याद रखोगे इनकी बातों को? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? कल तो फिर आपको अंधविश्वास पाखंडवाद में जीना है, कल तो आपको फिर अपनी किस्मत के फैसले दूसरों से कराने हैं। कल आपके यहाँ शादी ब्याह कुछ भी हो तो आपको किसी और के यहाँ मत्था टेकना है, वो तय करेंगे किस डेट में शादी होगी, किससे शादी होगी, क्यों शादी होगी, क्यों नहीं होगी, ये सब आपने उनके भरोसे छोड़ा है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो दिल में मेरे आग लगी, मैं वही बात आपसे करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा मीडिया बनके आप मेरी बात को समाज में पहुंचाने का काम करोगे, अगर आप वास्तविकता में मुझसे संघर्ष कराना चाहते हो। और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप ही नहीं, हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खून का एक कतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा, और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मैं याद करता हूं, मैं क्यों रोज निकलता हूं, हमें भी चुनाव के समय निकलना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि एक रहबर महापुरुष हमें कहते हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, हम जिंदा कौम हैं और हम जागे हुए लोग हैं। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम अपने महापुरुषों के कार्यों को लूटने नहीं देंगे, और लूटने वाले को एक चैलेंज करना चाहते हैं कि याद रखो, अभी महापुरुषों का खून, उनके बच्चे जिंदा है, आमना सामना होगा, आर पार का मुकाबला होगा, आप लोग तैयार हो जाओ। मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इस उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में जाकर हम कोई बात कहते नहीं सुनते, तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए। तो मैंने अभी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए सबसे पहले प्रावधान किया, फिर 41-42 लिखा, पहले 40 लिखा, और 40 में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए तरक्की के लिए, इसकी व्यवस्था की। न्यायपालिका के जरिए 52% ओबीसी को 27% आरक्षण, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा छीन के देने का काम किया, वो भी आधा से आधा हिस्सा जो है अब तक नहीं मिल रहा है। उसमें भी मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें मानी गई। ये देखो मेरा समाज सोया हुआ, उनकी इतनी सिफारिशों को नजरअंदाज करके 2 सिफारिश मानी गई सिर्फ मंडल कमीशन की। देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं, जब वो 2013 में आए चुनाव प्रचार में, उन्होंने भी कहा मेरे लोगों से कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, पिछड़ी मां का बेटा हूं, हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। हमारे लोगों ने दिल खोल के उन्हें वोट दिया कि हो सकता है ये मंडल कमीशन लागू कर दें। लेकिन अंत क्या हुआ कि मंडल कमीशन तो दूर की बात, ये सरकार जातिगत जनगणना कराने को राजी नहीं। भारत में संख्या हमारी भारी है, लेकिन हिस्सेदारी के साथ चोरी हमारी ज्यादा हो रही है। लेकिन अभी 2022 में जब ईडब्ल्यूएस पे फैसला आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उन्होंने कहा कि 50% की कैप खत्म हो गई है। जब उन्होंने 50% की कैप खत्म कर दी, अब हमने मांग उठाई है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी अब इस देश में लागू होनी चाहिए। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण अब इस देश में मिलना चाहिए, ये मांग हमने उठाई। तो सरकार का जवाब आया कि अभी भी साधन की कमी है। तो हमने कहा ठीक है, अगर साधन की कमी है तो 27% से अलग वो पिछड़ी जातियां,
जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, उन अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से आपको करानी चाहिए। जब उन 15% आरक्षण को उन पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में जाने का मौका मिलेगा, हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि जिनका कभी क्लर्क भी नहीं बना, पटवारी भी नहीं बना, उनका भी जब IAS IPS बनेगा तो उन समाज के बारे में भी आवाज उठेगी। हिस्सेदारी का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, ये नहीं होता है। समाज के हाशिए पे गए हुए उस हर एक आदमी की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी हमने मांग की है कि अति पिछड़ी जातियों को 27% से अलग, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तो 52% बैठती है, लेकिन आप पे साधन कम है, तो 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था सरकार कराए। और उसके साथ यहां 66 जातियां चिन्हित की गई हैं दलित समाज की। 60 दिखती नहीं है, 6 दिखती है मात्र। हमने मांग की है, हमारा दिल बड़ा है, हम ईमानदार से बहुजन बनाना चाहते हैं कि उन 60 जातियों को भी संख्या के आधार पे 5% आरक्षण अलग से जो अब तक मिल रहा है उसके अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिला के रहेंगे अपने लोगों को। इस सरकार को मेरी चुनौती है, ये बात सरकार याद रखे, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी इनके हितों की रक्षा वो खुद करेंगे। इसलिए हम लोग जगाने के लिए निकले कि उन अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को भी अब आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, ये लड़ाई, जिस लड़ाई की शुरुआत के दौर में आज फिर हम दोबारा से खड़े हुए हैं, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भी आपको मेरी बात पे गौर करना पड़ेगा। कैसे होगा सामाजिक परिवर्तन? किसी भी परिवर्तन के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और भारत में जो शक्ति है वो सत्ता के पास है। आप सत्ता से दूर हो, सत्ता आपके आसपास भी नहीं, बताओ परिवर्तन कैसे होगा? आपकी जो समस्याएं हैं, जिनके लिए रोज आप उम्मीद करते हो कोई सरकार बने, कोई मसीहा आए, कोई सोचे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आपको वोट का अधिकार देके गए हैं। उस वोट के बदौलत आप अपना राज स्थापित करके उन सारी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। कब तक दूसरों पे भरोसा करते रहोगे मेरे साथी? पहले राजतंत्र था, राजा महाराजा आमने सामने होते थे, सेना सामने सामने होती थी, तलवार भाले चलते थे, बंदूकें चलती, तोप चलती थी, ऊंट हाथी घोड़ों पे युद्ध होता था, कत्लेआम होता था, तब जाके सत्ता बदलती थी, राज बदलता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से आज ऐसे बटन दबाना पड़ता, अपना अंगूठा भी तैयार नहीं कर पाओ तो बताओ मानसिक गुलामी तुमसे कितनी छुटी है अब तक? आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हुए। मैं आपको इतिहास बताता हूं भारत का। नील भाई ने जिक्र किया भोपाल के आंदोलन का, गया था मैं भोपाल, क्योंकि अभी जो अवसर है वो भी समानता के रूप में नहीं आए, लेकिन कुछ दल पिछले दरवाजे से, दल क्या, वो भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों में जानता उनको, वो पिछले दरवाजे से एक आंदोलन करवा रहे थे। और आंदोलन क्या था कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, जैसे इनके बाप ने दिया था। ये ऐसे बता रहे खत्म होना चाहिए जैसे इनके बाप दादा ने भीख में कुछ दे दिया हो। ये हमारी हिस्सेदारी है, हमारा बल देखो कि हमने मार खाई, हमने अन्याय सहा, हमने जुल्म जाति सही, हमने तमाम अधिकार विहीन होकर भी अपने देश को संजो के रखा। हमने इस देश से कभी जो है बगावत नहीं की। तब मैंने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने अपने लोगों से कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, इनके आंदोलन से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। 12 फरवरी को आना मेरे दोस्तों भोपाल, हम इस सरकार को बताएंगे कि ये जो पिछले पर्दे के पीछे से जो खेल कर रही है इसका जवाब हम देंगे। और 12 फरवरी को जो सैलाब आया तो मुख्यमंत्री को पसीने भी पता नहीं कहां से आए। मुख्यमंत्री अगले दिन जो मांगे हमने उठाई 31, उन पे घोषणा करने लगे। लेकिन सबसे जरूरी मांग ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो पोल खुलेगी कि किस जाति के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, किस जाति के हाई कोर्ट में कितने जज हैं, किस जाति के यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, किस जाति के उत्तर प्रदेश में कितने थाना अध्यक्ष, कितने CO पोस्टिंग पे हैं, कितने IAS IPS पोस्टिंग पे है। इन सारी बातों की, और देश में भी जो सरकारों में है उनकी सबकी पोल खुलेगी। किसकी जाति के कितने केंद्रीय सचिव हैं, किस जाति के राज्य सचिव हैं,
ये सारी पोल तब खुलेगी। कौन इस देश में भ्रष्ट व्यवस्था बना रहा है? हमारे लोग तो सचिवालयों में अगर है भी तो उन पदों पे बिठा रखे हैं कि वो बेचारे कलम भी नहीं चला सकते, फाइलें उठाने पे लगे हुए कर्मचारी। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के, माइनॉरिटी के जो कर्मचारी, इनके लोग बैठे हुए बड़े पैमाने जिनकी सरकार है। अभी मैं गया गोरखपुर, नीरज भाई, मैंने डाटा मंगाया, 30 से ज्यादा शायद थाने हैं वहां, और 28 से ज्यादा 2 जातियों के थाना अध्यक्ष, 28 से ज्यादा। और जातिवाद हम कर रहे हैं, और हमारे लोग धर्म के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं साहब ये हमें जूते मार रहे हैं। आज का जो नौजवान इस अपमान को महसूस करता है, उस अपमान को दूर करने के लिए वो क्या तैयारी कर रहा है? अगर तैयारी करनी ही है तो ये करो कि किस तरह से इस देश की राज व्यवस्था पे हमारे लोग काबिज हों, क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार नहीं करता। जिनका राज होता है वो किसी से कुछ नहीं मांगते। जिनका राज होता है उनको अन्याय, अत्याचार, अपमान नहीं सहना पड़ता। आज भी देश में जातिवाद है, उसका आलम यह है कि आज भी घोड़ी पे चढ़ने पे, मूछें रखने पे, पानी पीने पे आज भी अपमान होता है। आज भी हालात वहीं के वहीं हैं। तो बताओ इस देश में मानसिक रूप से क्या बदला है 75 सालों में? मैं भी गया दोबारा से, हमारा एक साथी किशन लाल यादव बागरी, 12 तारीख के आंदोलन में उनकी जान चली गई। मैं उनके घर गया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, देश में लोकतंत्र आए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनका घर कच्चा है, उनका घर कच्चा है, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने अपने साथियों कहा कि जब तक इस प्रदेश में सबके घर पक्के नहीं हो जाते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हमने संत गाडगे जी महाराज जी की जयंती पे कल की है। हमने अपने साथियों से कहा जो आप जैसे साथी वहां काम करते हैं, हमने उनसे कहा कि 1 महीने में हर गांव का डाटा तैयार करो, और जितने कच्चे मकान हैं उन सबको कहो कि हमारा वादा है कि बिना सरकार के जबड़े से छीन के हम आपके पक्के मकान बनवा के दिखाएंगे। ये हमारा वादा। आज भी आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं यहां आया, अपनी बात रखी, चला जाऊं और आप अपने घर में पढ़ के सो जाओ, इससे आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं तो जो जाति व्यवस्था उन्होंने बना के हमें बांटने का काम किया, उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल के भाईचारा बनाने का काम करो, तब जाके परिवर्तन होगा इस देश में। उन्होंने हमें बांटा अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। हम लोग एकजुट नहीं है और एकजुट होने का प्रयास भी नहीं कर रही है। हमारी नालायकी। इंसान की एक ही जाति है, वो इंसान है, उसका धर्म एक ही है, वो इंसानियत है। और भारत में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है जो मानव को समान अवसर, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित इस आजाद भारत का संविधान है, जो इंसान को इंसान की पहचान देता। तो मैं आपसे कहने आया कि हम एक प्रयास कर रहे हैं संयुक्त रूप से कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा बने। इस भाईचारे की जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं, जो नीचे काम कर रहे हैं हमसे साथी हमारे, कि वो भी जमीन पे इस भाईचारे को बनाने का काम करें, क्योंकि जब तक इस देश में भाईचारा नहीं बनेगा तब तक आपके अंदर बल पैदा नहीं होगा। जब तक बल पैदा नहीं होगा तब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। इस देश में आपके पास 2 रास्ते हैं, क्या तो हाथ फैलाओ या फिर हाथ ताकतवर इकट्ठा मुट्ठी बनाओ और अपने अधिकार ले लो। आपको फैसला करना है, आपको क्या करना है। ये मैं एकता बनाने के लिए प्रयास करूंगा, मैं और मेरे साथी ये हमारी एकता को तोड़ने के लिए काम करेंगे। आपके जमीन पे आप लोग नीचे रहते हैं, गांवों में, कस्बों में, गलियों में, आपकी जिम्मेदारी है कि वो एकता टूटनी नहीं चाहिए। ये झगड़े कराएंगे, फसाद करेंगे, झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, आरोप लगाएंगे, आपकी जिम्मेदारी ये है कि मेरे भोले भाले सीधे साधे समाज के लोगों, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, एकजुट हो जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो। अगर आज भी एकता नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश के संविधान को ये लोग कुचल के आपको और मुझको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए वापस उस अंधियारे में लेके जाएंगे। क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? नहीं हो तो उस जीवन को वो दिन ना आ जाए, उसको रोकने की क्या तैयारी है आपकी? क्या जयंती मना के रोक लोगे? क्या जय भीम का नारा लगा के रोक लोगे? जब तक आप जमीन पे समाज में भाईचारा पैदा नहीं करोगे और उनको संगठित करके
आगे की लड़ाई मजबूत करने का काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में आपने बड़े बड़े रहनुमा चुने, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से दूर रहता हूं कि ठीक है भाई, आपको अभी मेरी जरूरत यहां नहीं है, अभी आपको उन रहनुमाओं पे भरोसा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप भरोसा करो। लेकिन याद रखना कि ये लड़ाई, ये युद्ध है, युद्ध, और युद्ध में कोई भेड़ बकरी नहीं उतारता, सब लोग योद्धा उतारते हैं। आप अगर उनको योद्धा समझते हो तो उतारो, वरना दो मेरा साथ। अगर मैं गारंटी देता हूं आपको, आप घोषणा पत्र बना के दो, मांग पत्र, उसको घोषणा पत्र बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, अगर हम लोग हमारा साथ दोगे तो। जिन समस्याओं के लिए आप उम्मीद करते हो सरकार करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मांग पत्र बना के दो, पहले ही दिन उसको घोषणा पत्र में लागू करके और आपके अधिकार सुरक्षित करके, आपको अगर गौरव का जीवन यहां नहीं दिया, मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते यह वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। साथियों, इतिहास याद करेगा, हर व्यक्ति का हर संघर्ष का इतिहास लिखा गया, इस संघर्ष का भी इतिहास लिखा जाएगा। सवाल मुझ पे भी होगा, आप पे भी होगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि जब इस देश में, इस देश को बांटने, खत्म करने, इस देश के वंचितों के अधिकारों को छीनने काम वहां की सरकारें कर रही थी, तो उस समय ये समाज के जो जागरूक लोग थे वो क्या कर रहे थे? अगर पैसा और परिवारवादी पैमाना है तो फिर मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आपको। अगर संघर्ष पैमाना है तो बताओ कि अगर एक भी आंदोलन, लड़ाई में मैंने आपको निराश किया हो तो बताओ। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, 4 दिन नीरज भाई गवाए, RS पटेल जी गवाए, 4 दिन में वही जमीन पे उन संघर्ष को करता रहा, और हमने मजबूर किया मुख्यमंत्री को गलती मानने के लिए कि आरक्षण में घोटाला हुआ। घोटाला 20,000 पदों का हुआ था, 20,000 दलित पिछड़ों के घरों में नौकरी जाती, फिर मुख्यमंत्री ने कहा 6,6800 करीब है, लेकिन वो 6800 भी नहीं दिए। न्याय यह है कि वो 6800 नियुक्ति देते मुख्यमंत्री, और जिस शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था उस पर 420 का मुकदमा लिख के उसको जेल भेजते, वो मंत्री ऐश कर रहा है, और वो 20,000 बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। और जब मांगने गए इनके कार्यालयों पे, तो मेरी बहनों पर लाठी चलाने का काम ये सरकार करती है। इस सरकार का हिसाब किताब सारा रखा है हम लोगों ने। जिस दिन हम लोगों के हाथ में ताकत होगी, सरकार के लोगों का पूरा हिसाब किताब करेंगे, मेरा वादा आप लोगों से। अगर नहीं आपके हाथ में ताकत होगी तो ये होगा कि अधिकार आपके और मिलेंगे उनको, छिन जाएंगे अधिकार जो आज हो रहा है जागरूक लोग होते। ये कहने के लिए मैं बाराबंकी आया हूं कि अगर मुत्तहिद रहोगे, एकजुट रहोगे, मिलके चलोगे, तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अवसर का जीवन मिलेगा। और अगर बट के रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में और गले में होंगी, मेरे भी होगी आपके साथ। क्या आप उन बेड़ियों को गले में डलवाने के लिए तैयार हो? जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है, इसको खत्म करवाने के लिए तैयार हो? तो फिर अपनी एकता को मजबूत करो, भाईचारा पैदा करो, और अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर होके लड़ाई को जमीन पे लड़ने काम करो, संगठन को मजबूत करो, भाईचारा बनाओ। और जो नौजवान लोग आयोजक हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब मैंने काम शुरू किया था ना, मेरे जिले में 1268 संगठन रजिस्टर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, रैदास कबीर के नाम पे 1268, और उन 1268 में से 12 भी समाज का काम नहीं करते हैं। हमें ये कहा जाता है राजनीति बहुत बुरी चीजें से दूर रहना चाहिए। आप बताओ, अगर राजनीति बुरी चीज है तो हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना इस देश में? फिर वो प्राइम मिनिस्टर वही क्यों बन रहे हैं भाई, अगर बुरी चीज है? सब कुछ तो राजनीति से तय रहा है। जो जज फैसला देते हैं वो राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, आयोग के चेयरमैन हो जाते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जो नौजवान समाज हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके दिल में आग लगी है, उनको आंदोलन में सीधी तैयारी करनी चाहिए। मैदान सज चुका है, समय इंतजार नहीं करेगा। जिसके दिल में आग है, जो चाहता है कि हम स्वाभिमान सम्मान के साथ जिए, उनको इस संघर्ष को, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। ये बाराबंकी की धरती है, यहां मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी सम्मान मिलता है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है
कि यहां संघर्ष करने वाले लोगों को भी आप लोग सम्मान दोगे। मैं यहां संघर्ष करने वाले अपने सभी साथियों से कहता हूं, वो किसी भी दल संगठन में हो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक जंगल में जब आग लगी तो उस जंगल में एक ऊंचे स्थान पे जगह थी, जैसा ये जंगल और ये स्टेज जो है, एक ऊंचा स्थान था जो एक दूसरे के जन्मजात विरोधी होते हैं। सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, भेड़ और शेर, वो भी एकजुट होके उस ऊंचे स्थान पे चले गए, इस बात को मानकर कि पहले जान बचा लेते हैं फिर लड़ लेंगे आपस में। जानवरों को यह समझ आया कि हम एकजुट होके ही आज का जो आंदोलन, आज का जो संघर्ष चल रहा है उससे लड़ सकते हैं। लेकिन मेरे समाज को समझ नहीं आ रहा, इन बहुजन समाज को। इसलिए इनका भाई होने के नाते बताने के लिए आया हूं कि एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ो और आपस में प्यार पैदा करो। वो भी नफरत बांट रहे हैं, आप भी नफरत बांटोगे, बताओ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबके लिए, मंगल कामना। और ये उम्मीद कि मेरे जाने के बाद आप लोग घर में पढ़ के नहीं सोओगे, आप लोग मैदान में निकल के काम करोगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करोगे, भाईचारा बनाने का प्रयास करोगे, अपने जीवन को कुर्बान करके इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए मेरा साथ दोगे। इस उम्मीद के साथ मैं जो है बाराबंकी की धरती से अलविदा लेता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे रहते एक ऐसा सवेरा भारत में आएगा, आजाद भारत में, कि जिसमें किसी बहन बेटी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, किसी का अपमान नहीं होगा, कोई व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति भी बिना सुविधाओं के नहीं जिएगा, सबको प्यार, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन मिलेगा और हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। एक नारे को जरा बुलंद कर दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद।